पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। पंचमार्क पर सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख। माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति आते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचना। दीपवंश एवं महावंश नामक दो पाली ग्रंथों, कैसे ग्रंथ हैं? दीप महावंश पाली ग्रंथ हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन इतिहास, ये पाली ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथावस्तु है। कथावस्तु जो है हीन संप्रदाय का है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। महायान जो है ललित विस्तार है। महायान सांप्रदायिक ग्रंथ हैं। ललित विस्तार, दिव्यावदान। ललित विस्तार और दिव्यावदान कैसे महायान ग्रंथ हैं। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। और दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। जैन साहित्य आगम कहलाते हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण। क्या कालिका पुराण जैन ग्रंथ है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। कात्यायनी की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षक और कालिदास कृत मालिकाग्नि मित्रम, ये सब अर्ध ऐतिहासिक हैं। कात्यायन की वर्तिका अशुघोष की अवैतिहासिक है। अशुघोष घोष की बुद्ध चरित, बाणभट्ट की हर्षचरित, वाक्यपति का गौडहो, संध्याकर नंदीकृत रामचरित, हेमचंद्रकृत कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित किसी रचना है? तो हेमचंद की है। ये सब ऐतिहासिक हैं। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। वृहत कथा मंजरी। और रामचरित संध्याकर नंदी की है। हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों में अच्छा वर्णन किया है। भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। 5वीं सदी। सिकंदर के साथ नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस आया था। नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस आया था। फाहियान जो है 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया।
अलबर्नी 11वीं सदी महमूद गजनवी के साथ आया। कब? 11वीं सदी में। इब्न बतूता ने रेहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। पूरा निम्न पाषाण प्रारंभ से 1 लाख वर्ष पूर्व, मध्य पूर्व पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। प्रारंभ से 1 लाख निम्न पूर्व पाषाण, मध्य जो है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूर्व पाषाण जो है यह 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष सोहन नदी घाटी, ये सब पूर्व पाषाण है। सोहन नदी, बेलन, नर्मदा, भीमबेटका, ये सब पूर्व पाषाण है। सोहन नदी जो कि सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल में पेबुल, चापर तथा चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या? पेबुल, चापर और चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पूर्व पाषाण फलक की संस्कृति कही जाती है। यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर मिलते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं जैसे झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चकिया, बेलन घाटी इलाहाबाद। बेलन पूर्व पाषाण भी है और मध्य पूर्व पाषाण दोनों है। भीमबेटका भी दोनों है। सोन नदी घाटी मध्य पाषाण। सौराष्ट्र क्षेत्र मध्य पाषाण काल में औजार जो है बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। कार्लाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे हैं। बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, नेवासा, ये सब मध्य पाषाण के केंद्र हैं। कौन? बेतवा, कृष्णा, बेलन, नेवासा। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में। नवपाषाण काल में पॉलिश्ड उपकरण का प्रयोग होता था। नवपाषाण काल में पॉलिश उपकरण। मध्य पाषाण में फलक संस्कृति। कायथा संस्कृति यह मध्य प्रदेश में है। कायथा और एरण संस्कृति। मालवा संस्कृति भी कायथा, एरण व नौदा टोली। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाता है। नौदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। दैमाबाद से कांसे की वस्तुएं। यहाँ से हाथी, दैमाबाद से हाथी, गैंडा, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इनाम गांव ताम्रपाषाणी युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई थी। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। नासिक अभिलेख जो है यह गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मेहरौली स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। यह स्तंभ लेख मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था और
चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियान एवं उसके सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण इसमें मिलता है। मेहरौली में बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण मिलता है। बौद्ध स्तंभ लेख भरहुत, यह जो है राजा वसुदेव से संबंधित है। शुंग काल, इस अभिलेख में शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत है बौद्ध स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख जो है ये मथुरा में है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा यानी मथुरा स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है और माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। मथुरा स्तंभ लेख में माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख यह बेशनगर विदिशा भागभद्र से संबंधित है। किससे? बेशनगर विदिशा हेलियोडोरस स्तंभ लेख भी कहते हैं गरुड़ स्तंभ लेख को। शुंग काल से संबंधित है। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत गरुड़ स्तंभ लेख में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग व सतर्कता, यानी गरुड़ स्तंभ लेख में नैतिक कार्य को स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। बिहार स्तंभ लेख जो कि बिहार शरीफ पटना में है, यह स्कंदगुप्त से संबंधित है और इस बिहार स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण का उल्लेख मिलता है बिहार स्तंभ लेख में। भीलसड़ स्तंभ लेख जो कि भीलसड़ एटा में है, उत्तर प्रदेश, यह कुमारगुप्त से है। भीलसड़ अभिलेख किससे है? कुमारगुप्त। भीड़ में कुमार रहता है। यह कुमारगुप्त प्रथम के प्रथम अभिलेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण मिलता है। यानी भीलसड़ स्तंभ लेख जो कि एटा में है, इसमें गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण मिलता है। इस स्तंभ लेख में यानी भीलसड़ स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है भीलसड़ में। एरण स्तंभ लेख, एरण जो कि मध्य प्रदेश है, भानुगुप्त से संबंधित है, गोपराज है। तालगुंडा स्तंभ लेख, तालगुंडा स्तंभ लेख शिमोगा में, मैसूर में है। इसमें कदम्बों के इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत है। कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। किसमें? तालगुंडा स्तंभ लेख में। ऋग्वेद जो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यह युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद संगीत, अथर्ववेद भवन निर्माण कला। 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष की रचना का लघन मुनि। छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिपट, जगती, वृत्ति आदि का प्रयोग किया जाता था। छंद। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हित नियम इसमें है। इसकी रचना यास्क ने निरुक्त की रचना की। कल्प जो है यह वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम है। कल्प में वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम है कल्प में। शिक्षा जो है यह वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया था। शिक्षा, यही 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शल्वसूत्र में यज्ञवेदी का निर्माण। शल्वसूत्र में यज्ञवेदी। धर्म स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। यानी धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीका। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीका यही धर्मशास्त्र हैं। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीका। अल मसूदी जो है 941 से 943 तक भारत में रहा। इसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। अल मसूदी। कॉस्मास इंडिकालेप्टस, कॉस्मास इंडिकालेप्टस
यह यूरोपीय यात्री था और 533 ईस्वी पूर्व भारत आया था। 535 ईसा पूर्व कॉस्मोसस आया था। यह क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ लिखा है, कॉस्मॉस इंडिकस, और इसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों की चर्चा हुई है कॉस्मॉस में। चीनी यात्री था सुंग युन, जो कि 512 से 513 ईस्वी में आया था, और इसने बिहार व बंगाल की तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख करता है। सुंग युन। फाहियान 399 से 414 यह आया। भारत की दशा इसमें 15 वर्षों तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग 629 से 645 के बीच। हर्षवर्धन का नालंदा, ये भी 15 वर्ष रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया। शिलादित्य उपाधि इसको मिली। शाक्य मूल नीति का पंडित, यात्री राजकुमार इसके नाम है। व्हीली जो है यह 7वीं शताब्दी में आया था। व्हीली कब आया था? 7वीं शताब्दी में। यह ह्वेनसांग की जीवनी लिखता है। ह्वेनसांग का मित्र था यह व्हीली। इत्सिंग जो है 673 से 675 ईसा पूर्व आया था। इत्सिंग प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया था इत्सिंग। इसके वृत्तांत से भारतीय समाज की धार्मिक और आर्थिक दशाओं पर प्रकाश पड़ता है। इत्सिंग ने भारत की धार्मिक और आर्थिक दशाओं पर प्रकाश डाला है, नालंदा का वर्णन किया है। फिर एक चीनी यात्री था मात्वेन लिन। यह भी 7वीं शताब्दी में आया था। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। मात्वे लिन 7वीं शताब्दी में आया था। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। फिर एक चीनी यात्री था चाउ जू कुआ। कौन? चाउ जू कुआ। यह भी चीनी यात्री था। 1225 में आया था ये। इसकी रचना का नाम है चू फानची। चाउ जू कुआ की रचना का नाम है चू फानची। इसने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण मिलता है। चू फानची में 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण मिलता है। इतिहास जो है यह अथर्ववेद का उपवेद है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद मिलता है। भारत का नाम एक इंतु भी है। इंतु भी भारत का नाम है। भारत का जो आकार है यह त्रिकोणाकार, धनुषाकृत आकार, कूर्म की आकृति आकार, पुराणों में धनुकाकृति। स्मिथ ने भारत को इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया है। स्मिथ ने भारत को इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है। भारत को इथनोलॉजिकल म्यूजियम। मनु को धर्म का प्रथम व्यवस्थापक तथा धर्मशास्त्र का प्रवर्तक भी कहा गया है। मनु को कुल 14 मनुओं का है। प्रथम मनु जो है स्वयंभू मनु थे। प्रथम मनु का नाम क्या था? स्वयंभू मनु। मनु से सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का प्रारंभ हुआ। सूर्य वंश, इसकी राजधानी अयोध्या थी। मनु का ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु था और इक्ष्वाकु शासकों की सबसे प्राचीन वंशावली वायु पुराण में मिलती है। चंद्रवंशी शासकों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर प्रयाग के आधुनिक झूसी में था। मनु की पुत्री इला से यह वंश प्रारंभ हुआ, जिसका संस्थापक राजा पुरुरवा को माना जाता है। मनु की पुत्री का नाम क्या था? इला। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म मतलब यज्ञ और यण का मतलब व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट अपेंडिक्स माना जाता है।
ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट अपेंडिक्स माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्याएं गद्य में की गई हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। आरण्यक, अरण्य मतलब जंगल और यक मतलब ज्ञान। अरण्य मतलब जंगल और यक मतलब ज्ञान। आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। आरण्यक का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। क्या है? प्राण विद्या। यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। आरण्यक में यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। महाभारत में आरण्यकों को वेदों का नवनीत यानी मक्खन कहा गया है। आरण्यकों को वेदों का नवनीत मक्खन कहा गया है। किसमें? महाभारत में। उपनिषद का मतलब उप मतलब गुरु के समीप, निस का मतलब शिष्य और सद का मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड। अधिकांश उपनिषद संवाद के रूप में लिखे गए हैं। उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई। इसके निर्माण में ब्राह्मण वर्ग का स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। उपनिषदों के निर्माण में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। पद्य उपनिषद हो और गद्य उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद गद्य में ही है। केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद यह गद्य और पद्य दोनों में है। केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। मुंडक उपनिषद, श्वेतांबर, कठ और ईशोपनिषद ये सब पद्य में है। और मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी ये सब गद्य में है। सबसे विशाल उपनिषद जो है वह बृहदारण्यक है और मांडूक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे विशाल कौन है? बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडूक्य। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों को फारसी अनुवाद किया। सिर्रे अकबर नाम से 16 वर्ष लगा था। इसको मखनुन कहा, छिपी हुई किताब। वह उपनिषदों, दारा सिकोह जो है वह उपनिषदों को दैवी रहस्यों का भंडारगार कहता है। 1640 में कश्मीर की यात्रा पर गया था। वहीं उसने सर्वप्रथम उपनिषदों की कीर्ति सुनी थी। इसी वर्ष उसने उपनिषदों पर एक सम्मेलन कश्मीर में आयोजित किया। दारा सिकोह के फारसी अनुवाद को बर्नियर अपने साथ फ्रांस ले गया था। एंटिक्वेटेल डू पेरान नाम से फ्रेंच विद्वान। मैक्स मूलर ने उपनिषदों को समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा। मैक्स मूलर ने उपनिषदों को समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा। वेदांग जो हैं यह सूत्र शैली में लिखे गए हैं। वेदांग 600 से 200 ईसा पूर्व के कुल 6 वेदांग हैं। मुख जो है व्याकरण का प्रतीक है। नेत्र जो है ज्योतिष का। हाथ जो है कल्प यानी कर्मकांडी विधि का। कान जो है निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का। नासिका जो है शिक्षा का। और पैर जो है छंद यानी चतुष्पदी वृत्त का। पाणिनि से पूर्व वैदिक काल में ऐन्द्र व्याकरण का प्रचलन था। पाणिनि से पूर्व वैदिक काल में कौन सा व्याकरण? ऐन्द्र व्याकरण का प्रचलन था। तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में इंद्र को प्रथम व्याकरण बताया गया है। निघट्टू नामक ग्रंथ
में वेद के कठिन शब्दों का संकलन है। निरुक्त से भी प्राचीन निघट्टू है। निघट्टू जो है निरुक्त से भी प्राचीन है। यास्क जो है पाणिनि से भी प्राचीन थे। यास्क पहले विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा प्राचीनतम ग्रंथ है। श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र यह वेदों से संबंधित ज्ञान का भाग है। श्रौत सूत्र। धर्म सूत्र जो है धर्म सूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। धर्म सूत्र। सच्ची रामायण जो है रामास्वामी पेरियार ने लिखा। भगवद गीता भीष्म पर्व का भाग है। भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार इसे कहा जाता है एवं स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। किसको? गीता को। शांति पर्व जो है यह 12वां पर्व है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है यही। इसे राजधर्म पर्व भी कहा जाता है शांति पर्व को। महाभारत ही कहता है कि किसानों का नेता किसान ही हो सकता है। वेण, नहुष, सुदास, सुमुख, निमि जैसे अत्याचारी शासकों का वध प्रजा द्वारा हुआ था। किसका? वेण, नहुष, सुदास, सुमुख, निमि जैसे अत्याचारी शासकों का वध प्रजा द्वारा हुआ था। तमिल में पल्लव काल में पेरुंदवेनार ने भारत वेड़वा नाम से किया है महाभारत का अनुवाद। तमिल में पल्लव काल में पेरुंददेवनार ने भारत वेड़वा नाम से महाभारत का अनुवाद किया है। तेलुगु में महाभारत की रचना नन्नय्या ने शुरू किया, जिसे तिक्कन्ना ने लगभग पूर्ण किया। तेलुगु में नन्नय्या ने शुरू किया और तिक्कन्ना ने पूर्ण किया। माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया। कौन? माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने कवींद्र परमेश्वर से बांग्ला में महाभारत का अनुवाद करवाया। नुसरत शाह ने कवींद्र परमेश्वर से बांग्ला में महाभारत का अनुवाद करवाया। मालाधर वसु ने भगवद गीता का बांग्ला अनुवाद श्री कृष्ण विजय नाम से किया है। मालाधर वसु ने भगवद गीता का बांग्ला अनुवाद श्री कृष्ण विजय नाम से किया। बारबकशाह ने मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि दी थी। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रज्मनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। कौन? बदायूनी ने फारसी में किया। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी और चित्रांकन बसावन, दसवंत और लाल ने किया है। विष्णु पुराण मौर्यवंश, मत्स्य पुराण सातवाहन, वायु पुराण गुप्त। भागवत पुराण की रचना दक्षिण भारत में हुई। गरुड़ पुराण की रचना मिथिला में। मत्स्य पुराण का नर्मदा क्षेत्र। वामन पुराण का कुरुक्षेत्र मंडल। ब्रह्मवैवर्त पुराण का बंगाल। अग्नि पुराण का बंगाल। ब्रह्म पुराण का गोदावरी तथा उत्कल देश में रचना स्थल हुआ। ब्रह्म पुराण का गोदावरी, अग्नि पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण का बंगाल, वामन का कुरुक्षेत्र, मत्स्य पुराण का नर्मदा, गरुड़ पुराण का मिथिला, भागवत पुराण का दक्षिण भारत। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का वर्णन मिलता है। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। यही श्रुतियाँ भी हैं। प्रस्थान त्रय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता।
स्मृति प्रस्थान भगवद गीता को कहा जाता है। स्मृति प्रस्थान भगवद गीता को। स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण कथा मिलती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में। धर्म सूत्र का काल 600 से 300 ईसा पूर्व रहे। धर्म सूत्र गद्य और पद्य दोनों में है। मनुस्मृति का टीकाकार जो है भारूच मेघातीत ने 9वीं शताब्दी में किया। गोविंद राज ने 12वीं से 11वीं शताब्दी में मनुस्मृति का टीकाकरण। कल्लुक भट्ट ने 12वीं शताब्दी में किया है। सर्वज्ञ नारायण ने भी किया है। तो मनुस्मृति के टीकाकार हैं भारूच, मेघातीत, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट। और अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया है N.B. हेलहेक द्वारा अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। हेलहेक के द्वारा अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इसका अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज के नाम से किया है। रॉयल सोसाइटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज के नाम से किया है। 1791 में विलियम जोन्स एवं कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ प्रकाशित की। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन हैं? तो याज्ञवल्क्य हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। कौन कौन? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। अपरार्क कोंकण के विशिलाहार वंश का शासक था। शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य, जिन्हें विश्वरूप के नाम से भी जाना जाता है, का टीका का नाम है बाल क्रीड़ा। बाल क्रीड़ा इनका टीका है। इनका नाम विश्वरूप है। याज्ञवल्क्य के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। 12वीं शताब्दी की ग्रंथ है। दया भाग भी 12वीं शताब्दी की है। जीमूतवाहन है। दीघ निकाय गद्य एवं पद्य दोनों में है। अंगुत्तर निकाय को एकोत्तरागम कहा गया है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में है। अभिधम्म पिटक, यह पिटक प्रश्नोत्तर के रूप में है। दार्शनिक पक्ष है इसमें। इसके संकलनकर्ता मोगाली पुत्तिस हैं। अभिधम्म पिटक के मोगाली पुत्तिस। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ की स्थापना एवं संघ के नियमों की विवेचना की गई है विनय पिटक में। खुद्दम निकाय जो है, खुद्दम निकाय का एक भाग जातक है। खुद्दक निकाय का एक भाग जातक है। सुत्त पिटक पर भाष्य जो है महाअट्टकथा। विनय पिटक पर कुरुंदी और अभिधम्म पिटक पर महापच्चरी। महापच्चरी किस पे है? अभिधम्म पिटक पर। विनय पिटक पर कुरुंदी और सुत्त पिटक पर महाअट्टकथा। अश्वघोष को भारत का मिल्टन, गेटे, वॉल्टेयर, संस्कृत का भाषा का पहला कवि कहा जाता है। अश्वघोष को। इनका जन्म साकेत या पाटलिपुत्र में हुआ था। महापंडित, महावादिन भी इनकी उपाधि है। अश्वघोष भारत का मिल्टन, गेटे, वॉल्टेयर। सौंदरानंद इनकी रचना है। बुद्धचरित्र, गंडस्रोत इनकी रचना है। सारिपुत्र प्रकरण इन्हीं की रचना है। सौंदरानंद, बुद्धचरित्र, गंडस्रोत, ये सब अश्वघोष की रचनाएं हैं। धम्मपद को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। धम्मपद को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। ललित विस्तार के लेखक हरिभद्र हैं। ललित विस्तार के, यह महायान मत से है। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी गई हैं। भगवती सूत्र में इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है।
भद्रबाहु चरित के लेखक रत्ननंदी हैं। रत्ननंदी भद्रबाहु चरित के हैं। बुद्ध चरित के तो अश्वघोष हैं और भद्रबाहु चरित के रत्ननंदी हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। आचरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के नियम आचार का वर्णन मिलता है। आचरांग सूत्र में हेमचंद्र जो हैं, हेमचंद्र की उपाधि है कलिकाल सर्वज्ञ। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1088 में। परिशिष्ट पर्वम इनकी रचना है। राजतरंगणी कल्हड़ की जो है 8 तरंग हैं, 8000 श्लोक हैं। राजतरंगणी को प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। राजतरंगणी का अनुवाद जैनुल अबादीन ने, कश्मीर का अकबर जो कहा जाता था, सर्वप्रथम इसने मुल्ला अहमद से राजतरंगणी का फारसी अनुवाद करवाया था। राजतरंगणी में कुल 8 तरंग यानी 8 अध्याय हैं। वृहत कथा के लेखक गुणाढ्य। मत्तविलास प्रहसन, इसमें बौद्ध एवं कपालिकों का उपहास उड़ाया गया है। इसमें पुलिस व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। मत्तविलास प्रहसन में इसका लेखक हैं महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव शासक थे। प्रबंध चिंतामणि के लेखक प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग हैं। सूर्य शतक मयूर लिखे हैं। सूर्य शतक को किसने लिखा है? मयूर। रसमाला और कीर्ति कौमुदी के लेखक, रसमाला कीर्ति कौमुदी के सोमेश्वर। विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, इसका अनुवाद अनवार सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किस नाम से? अनवार सुहेली नाम से। और पंचतंत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1570 में थॉमस नॉर्थ ने किया था। किसने? थॉमस नॉर्थ ने 1570 में विष्णु शर्मा की पंचतंत्र का अंग्रेजी अनुवाद थॉमस नॉर्थ ने किया था। कथा कोश के लेखक हरिभद्र सूरी हैं। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित कादंबरी। महानंद के लेखक, महानंद पुस्तक के लेखक पतंजलि हैं। महानंद के स्वर्गारोहण के लेखक, स्वर्गारोहण के कात्यायन। पाताल विजय और जाम्बवंती विजय, पाताल विजय और जाम्बवंती विजय के लेखक पाणिनि। कामसूत्र के भाष्यकार कौन हैं? कामसूत्र के भाष्यकार यशोधर पंडित। यशोधर पंडित जो हैं, यह कामसूत्र के भाष्यकार हैं। तंत्रलोक के लेखक, तंत्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त। हरविजय के लेखक सर्वसेन। कवि रहस्य के हलायुध। नवसहसांक चरित के पद्मगुप्त। दान सागर अद्भुत सागर बल्लाल सेन।
बाल रामायण के राजशेखर। शांति पुराण के पुण्य, शांति पुराण के लेखक पुण्य। मम्मट जो है काव्य प्रकाश को लिखा है। रावण वध जो है भट्ट कवि ने लिखा है। माघ द्वारा शिशुपाल वध। श्री हर्ष द्वारा नैषध चरित्र। नैषध चरित्र में श्री हर्ष ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। दास रूपक के लेखक दास रूपक के धनंजय। ललित विग्रह राज के सोमदेव। रंभा मंजरी के जयचंद्र। पाणिनि के अनुज का नाम पिंगल था। पाणिनि के अन्य नाम हैं लक्ष्यपुत्र, सालातुरीय, अहिक। निघट्टू की रचना धन्वंतरी ने किया है। निघट्टू की रचना। स्काईलैक्स जो है 6वीं शताब्दी में यह पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा था। स्लाइक्स। मेगास्थनीज की इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद 1891 में मैक क्रीडल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैक क्रीडल द्वारा इंडिका का अनुवाद किया गया इंग्लिश में। पेरीलिप्सस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अंग्रेजी अनुवाद विल्फ्रेड हार्वे स्कॉफ ने किया। किसने? विल्फ्रेड हार्वे स्कॉफ। कॉस्मोस 547 ईस्वी पूर्व। इसकी पुस्तक का नाम है क्रिश्चियन टोपोग्राफी कीचड़ का महादेव। क्रिश्चियन टोपोग्राफी कीचड़ का महादेव। भारत श्रीलंका का वर्णन इसमें है। व्हेन-सांग का भारत में समुद्री डाकुओं ने गंगा तट पर अपहरण कर लिया था। सुलेमान की पुस्तक का नाम है अल ताजीर। यह मिहिर भोज राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के समय आया था। अमोघ वर्ष के दरबार में गया था सुलेमान। चीनी यात्री जो है महुआन 1451 में भारत आया था। चीनी यात्री महुआन 1451 में आया था। व्हेन-सांग ने थानेश्वर में जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से शिक्षा ली थी। व्हेन-सांग की पहली भेंट बंगाल में कांजगल में हुई। व्हेन-सांग की हर्ष से पहली भेंट बंगाल के कांजगल में हुई थी। इत्सिंग जो है दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। अल मसूदी की पुस्तक का नाम है मुरुजुज जहब। अल मसूदी जो है 10वीं शताब्दी में आया था। कब? कौन सी शताब्दी? 10वीं। किसके काल में? महिपाल के काल में। महिपाल। अबू रेहान अब्द अलबर्नी, इसकी उपाधि है विद्यासागर, फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है अलबर्नी को। तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, अरबी भाषा में इसने लिखा था। अलबर्नी ने तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में लिखा। इसे फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। विद्यासागर भी इसकी एक उपाधि है। मार्को पोलो जो है मध्य यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। मार्को पोलो को मध्य यात्रियों का राजकुमार। इसकी यात्रा वृत्तांत जो है इल मिलियोन में है। इल मिलियोन पांड्य देश के बारे में वर्णन करता है यह। मार्को पोलो ने काकतीय वंश की महिला शासकिया रुद्रम्मा देवी का उल्लेख किया है। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया, जो कि उसके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। विलियम जोन्स जो है इसका उपनाम था यूनुस ऑक्सफोर्ड। 1783 में विलियम जोन्स को सर की उपाधि मिली थी। न्यायाधीश था और बहुभाषाविद, पॉलिलॉजिस्ट था, प्राच्यवाद था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष यही था विलियम जोन्स।
1783 में उन्होंने मुअल्लकात नामक 7 अरबी कविताओं का अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का, 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया। जोन्स ने लैला मजनू का भी अंग्रेजी अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस जो है 1749 से 1836, यह गुप्त एवं कुटिल लिपियों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास विल्किंस ने ही किया था। विल्किंस ने बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। 1785 में भगवद गीता और 1787 में हितोपदेश का अनुवाद अंग्रेजी में किया था चार्ल्स विल्किंस ने। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। कंकाली टीला जो है यह मथुरा में है। कंकाली टीला रबा तक अभिलेख जो है कनिष्क प्रथम के रबा तक अभिलेख में कुषाणों की वंशावली मिलती है। अफगानिस्तान में है। नाना घाट अभिलेख, इसे चित्रफलक अभिलेख भी कहा जाता है। नाना घाट अभिलेख, इसी अभिलेख में ब्राह्मणों एवं बौद्ध को भूमिदान दिए जाने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। नागनिका प्रथम भारतीय महिला शासकी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह विश्व संस्कृत भाषा में लिखे गए प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। चंपू शैली यानी गद्य और पद्य मिश्रित लिखा गया यह पहला अभिलेख है। इसमें अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का उल्लेख है और इसमें 6 प्रकार के करों का उल्लेख है। बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्टि, प्रलय का उल्लेख मिलता है इसमें। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में है। 19 पंक्तियाँ हैं। इसी लेख में कालिदास एवं भारवी का उल्लेख मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। इस अभिलेख में शक संवत और कलि संवत दोनों तिथियां दी गई हैं। हरहा अभिलेख जो है यह यूपी के बाराबंकी जिले में है। इसके रचनाकार रवि शांति हैं, जबकि इसके अनुष्ठाता मिहिर वर्मा हैं। कन्नौज के मौखरियों के विषय में जानकारी देती है हरहा अभिलेख, जो कि बाराबंकी में है। वाकाटक वंश के अभिलेख है रिद्धपुर ताम्रलेख, यह पूना एवं पूना ताम्रलेख प्रभावती गुप्ता का है। वाकाटक वंश के बारे में जानकारी देता है। कल्याणी का चालुक्य वंश जो है कैथोल लेख से जानकारी देता है। चेदीकर्ण का बनारस लेख प्रसिद्ध है। प्रारंभिक संस्कृत अभिलेख धनदेव का अयोध्या अभिलेख, कनिष्क का सुई बिहार लेख, कनिष्क का सुई बिहार लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में प्रयोग हुआ है। अशोक का एरागुडी अभिलेख भारत का पहला अभिलेख है जो कि प्रतिलोम लेखन शैली तथा बास्ट्रोफेडन शैली में है। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख भारत का प्रथम अभिलेख है जिसे प्रचार अभिलेख एडवर्टाइजिंग इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया। भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासक डेमेट्रियस द्वितीय द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपियों सिक्कों का प्रचलन किया गया। किसके द्वारा? डेमेट्रियस द्वितीय द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपियों सिक्कों का प्रचलन। मौर्यकालीन सिक्के मौर्य शासकों के सिक्के आहत मुद्रा की श्रेणी में आते। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में हुई थी। भारतीय मुद्रा परिषद 1910 इलाहाबाद में। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप। हिंद यवन शासकों के स्वर्ण सिक्के को स्टेटर कहा जाता था। हिंद यवन शासकों के स्वर्ण सिक्के को
स्टेटर। यौधेय सिक्कों का सर्वप्रथम कैप्टन काटले ने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया है। सर्वाधिक यौधेय मुद्राएं जो हैं रोहतक से मिला है। गुप्त मुद्राओं का प्रथम निधि कलकत्ता के कालीघाट से मिला है और गुप्त की सबसे बड़ी निधि बयाना राजस्थान से मिला है। गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाया था। कुमार गुप्त ने सर्वाधिक प्रकार के एवं सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। किसने? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त की 17 से 1395 सिक्के मिले हैं। यज्ञवेदी का अंकन स्कंद गुप्त की मुद्राओं पर मिलता है। यज्ञवेदी का अंकन। प्रतिहारों के सिक्के लखनऊ के भौंदरी गांव में मिलते हैं। प्रतिहारों के सिक्के लखनऊ के भौंदरी गांव में मिलते हैं। मौखरी शासक ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अवंती वर्मा की रजत मुद्राओं की निधि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के भिटौरा से मिली है। मौखरी शासकों के सिक्के भिटौरा से मिला है। सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी किया। सर्वप्रथम हिंद यवन शासक मिनांडर द्वारा स्वर्ण सिक्का जारी किया गया। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम विम कटफिसेस ने भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्का चलाया। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त को है, चंद्रगुप्त प्रथम को। मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। कुषाण शासक विम कटफिसेस ने के सिक्कों पर सर्वप्रथम शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन मिलता है। हुइस के सिक्के पर उमा का उल्लेख है। कनिष्क एवं हुइस की मुद्राओं पर बुद्ध एवं शिव दोनों का अंकन मिलता है। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। बंगाल में चांदी के हरिकेल सिक्कों का प्रचलन था। बंगाल में चांदी के हरिकेल सिक्कों का प्रचलन था। सीसा एवं पोटीन के सिक्के सातवाहनों ने चलवाया। स्टैटो द्वितीय इंडो ग्रीस शासक ने भी सीसे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया। गैरिक या कपिस मृतभांड बीबी लाल ने गंगा घाटी की बिसौली यानी बदायूं और राजपूरस परुस बिजनौर में गैरिक मृतगांड बीबी लाल ने हस्तिनापुर में ओसीपी का नामकरण किया। ओसीपी का नामकरण ओर्च कलर्ड पॉटरी कहा जाता है। कली जो संवत है यह 3102 BC मानी जाते हैं। कली संवत। शक संवत जो है 78 AD माना जाता है। गुप्त संवत 319 AD माना जाता है। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। सर्वप्रथम गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मथुरा अभिलेख में हुआ है। त्रिकुंठ वंश के आभीर नरेश ईश्वर सेन ने 248 AD में कलचुरी चेद संवत चलाया था। किसने? ईश्वर सेन, जो कि त्रिकुंठ वंश के आभीर नरेश ईश्वर सेन ने 248 AD में कलचुरी चेद संवत चलाया था। हर्ष ने 600 में AD संवत चलाया था। हर्ष संवत। हिजरी संवत 622 में। कोल्लम संवत जो है कोल्लम संवत 825 ईसा से मालाबार के तट से शंकराचार्य के सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन्हीं सुधारों के समय कोल्लम संवत 825 की शुरुआत मानी जाती है। चालुक्य शासकों ने भी 1076 में चालुक्य विक्रम संवत चलवाया था। बंगाल में लक्ष्मण सेन ने
लक्ष्मण संवत चलवाया था। लक्ष्मण सेन की उपाधि परम भागवत थी। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज ने 1113 में सिद्ध संवत चलाया था। जय सिंह सिद्धराज ने 1113 में सिद्ध संवत चलाया। नेपाल में नेवार संवत का प्रचलन था। सप्तऋष या लौकिक संवत मध्य युग में कश्मीर में प्रचलित था। सप्तऋष या लौकिक संवत कहाँ प्रचलित था? यह कश्मीर में प्रचलित था। नेवार संवत नेपाल में। 1583 में इलाही संवत या फसली संवत अकबर ने। 1674 में शिवाजी ने राजाभिषेक पर राजशक संवत प्रचलन। राजशक संवत 1674 में शिवाजी। 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण कौन से यात्री देता है? 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण इत्सिंग देता है। मैक्स मूलर की पुस्तक का नाम है सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज मैक्स मूलर का है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक स्मिथ। मरूजुज जहब अल-मसूदी की रचना का नाम है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलियोग्राफी। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो कनिष्क के सिक्के पर मैत्रेय बुद्ध का अंकन मिलता है, कनिष्क प्रथम के सिक्के पर। कनिष्क के सिक्कों पर आर दाक्षो देवी का अंकन हुआ है। आर दाक्षो देवी का कनिष्क के सिक्कों पर। चोलों के सिक्कों पर ढेर धवलेश्वरम में मिलता है। चोलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम में मिलता है। औदंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। जो सीसा सिक्का है उसको कौन कौन चलाया था? तो सातवाहनों ने चलाया था और हिंद यमन स्ट्रेटो द्वितीय ने चलवाया था सीसा का सिक्का। चाउ जू कुआ का यात्रा विवरण किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? तो चाउ जू कुआ का यात्रा विवरण जो है चोल वंश पर प्रकाश डालता है। कोल्लम संवत 825 माना जाता है। जल कर का साक्ष्य किसके अभिलेख में प्राप्त होता है? तो गढ़वाल में। जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता अश्वघोष हैं। काव्यालंकार के लेखक वामन हैं। पुस्तक द विंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता A.L. बैसम हैं। मजरूह ल जहाब के लेखक अल-मसूदी हैं। मजरूह ल जहाब के लेखक अल-मसूदी हैं। चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर। चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर। मिट्टी की प्राचीन काली 274 मुहर किस पुरा स्थल से के उत्खनन में प्राप्त हुआ है? तो बसाड़ से। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? तो यह दावा कल्याणी के चालुक्यों का है। किस स्थान पर कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील प्राप्त हुई है? कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील पीपरहवा से। विज्ञापन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। भट्टप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित है?
तो भट्टप्रोलु अभिलेख जो है चांदी से। शिवलिंग, त्रिशूल एवं वृषभ की आकृतियाँ वाली मुहरें भीटा से मिली हैं। शिवलिंग, त्रिशूल, वृषभ की आकृतियों वाली मुहरें भीटा से मिली हैं। 7 वाहनों को आंध्र भृत्य जो है पुराणों में कहा गया है।